बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं सब लोग। बेटा फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमारे रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक बेटा हमारा टॉपिक है पहला रॉल्स लॉ एंड सोलबिलिटी कर्व्स। बेटा रॉल्स लॉ को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो बताना चाहता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये बड़ा अहम बेटा जो है वो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो बेटा जब वो दो या दो से ज़्यादा सोल्यूशन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं एक दूसरे में तो सोल्यूशन बनता है। वो सोल्यूशन आइडियल भी हो सकता है, वो नॉन आइडियल भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो आइडियल है या नॉन आइडियल है, उसको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि इफ़ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर द सेम वैन देवर इन द प्योर स्टेट, कि अगर हमने ए और बी दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया है और जो जितनी ए के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी और बी के मॉलिक्यूल के दरमियान में इंडिविजुअली जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, सोल्यूशन बनाने के बाद भी उतनी ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती हैं, तो वो सोल्यूशन आइडियल होगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बेटा इक्वल आती हैं तो वॉल्यूम जो सोल्यूशन का होगा ना वो इज़ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, द सोल्यूशन इज़ नॉन आइडियल। अगर सोल्यूशन आइडियल होगा तो फिर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी कि जितना वॉल्यूम ए का और बी का टोटल वॉल्यूम होगा उतना ही सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा। अगर वॉल्यूम चेंज आ रहा है तो सोल्यूशन नॉन आइडियल है। तीसरा पॉइंट यह है कि आइडियल सोल्यूशन में इंथाल्पी ज़ीरो चेंज ज़ीरो होता है, यानी कि हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो ज़ीरो होती है, कोई चेंज इन द हीट नहीं आ रही होती। और आइडियल सोल्यूशन जो होता है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो रोल्स लॉ को ओबे करता है, और जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो ये चार पॉइंट हैं जो हमें क्राइटेरिया बता रहे होते हैं रोल आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफ्रेंशिएशन करने का। तो इसको आपने याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आपने इसको बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बेटा जो है ना वो याद रखना है। अब हमने कहा कि रोल्स लॉ, तो हम रोल्स लॉ को स्टडी करने जा रहे हैं बेटा। रोल्स लॉ जो है ना वो वेपर प्रेशर के बारे में बताता है कि जब हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, यानी प्योर सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और जब हम उसका सोल्यूशन बना देते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस आता है, इसको हम रोल्स लॉ में स्टडी करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट आपने नोट कर लेनी है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव अ सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। कि यहाँ पे हमने एक इक्वेशन देखी है, ये इक्वेशन जो है ना यही स्टेटमेंट है कि ये जो यहाँ पे पी हमें नज़र आ रहा है बेटा, ये है सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, और पी नोट जो है बेटा ये हमारे पास आ जाएगा वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, और x1 जो है ये मोल फ्रैक्शन होगी सॉल्वेंट की। कि जब हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है उसका हमने वेपर प्रेशर मेजर करेंगे तो वो पी नोट आएगा। पी जो है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है सोल्यूशन की फॉर्म में, कि जब हम एक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करके सोल्यूशन बना लेते हैं तो बेटा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं चेंज हो जाता है। अब सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो होगा डेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन, उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है। अब बेटा हमने ये इक्वेशन दोबारा यहाँ पे लिखी। अब हमने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट को डिज़ोल्व कर दिया, तो हम कहते हैं लेट्स सपोज कि जो सोल्यूट हमने डिज़ोल्व किया उसकी मोल फ्रैक्शन होगी x2। हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है, जितने भी कंपोनेंट हम मिक्सर में मिक्स करते हैं उन तमाम कंपोनेंट्स की जो मोल फ्रैक्शन होती है उसका सम इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू ली तो वो हमारे पास आ गई 1 माइनस x2। इसको उठा के हमने इस पूरी वैल्यू को x1 में पुट कर दिया, x1 की जगह पे इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया p इज इक्वल टू पी नोट, और x1 की जगह पे आ गया 1 माइनस x2। अब पी नोट को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया पी नोट माइनस पी नोट x2। अब बेटा हमने जब इसको इस फैक्टर को इधर ले गए और इस p को जो है वो हम इधर ले आएंगे, यानी कि हमने ये इक्वेशन इससे ड्रा कर ली।
पी नोड माइनस पी इज इक्वल टू पी नोड x2। पी नोड माइनस पी ये चेंज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का और सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट का प्रेशर है उन दोनों का डिफरेंस होगा, तो इसको हम कहेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोड x2। अब बेटा डेल्टा पी क्या है, ये है लॉरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। कि हमने कहा कि जब प्योर सॉल्वेंट होता है हमारे पास उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जब हम उसमें सोल्यूट ऐड कर देते हैं और सोल्यूशन बना देते हैं तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आएगी। वो कमी जो आएगी बेटा उसको हम कहते हैं डेल्टा पी। और x2 जो है ना वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अब वो कहता है कि सॉल्यूशन के अंदर प्योर सॉल्वेंट में के जो वेपर प्रेशर में कमी आ रही है यानी कि लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के। कि जितना ज़्यादा सोल्यूट ऐड करेंगे उतनी ही जो है वो वेपर प्रेशर में, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आएगी। तो ये दूसरी स्टेटमेंट होगी बेटा इस लॉ की। इसके बाद बेटा हमने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा इस तरह से चेंज किया कि हमने ये इक्वेशन लिखी थी। अब हमने कहा डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोड x2। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने डेल्टा पी ओवर पी नोड कर दिया और ये इक्वल किसके आ जाएगा, x2 के। अब डेल्टा पी ओवर पी नोड क्या है, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस इक्वेशन में देखें ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोड x2। अब मैंने पी नोड को इधर ला के डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये इक्वल किसके आ रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट यानी x2 के। तो ये बेटा तीन डेफिनेशन आपने रोल्स लॉ की याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा रोल्स लॉ, तो आपने ये तीनों इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप मैथमेटिकली जो है वो तीनों को प्रूव कर दें या अलग अलग करके तीनों का पूछा जाएगा आपसे। अब हम जस्टिफिकेशन करने जा रहे हैं कि रोल्स लॉ का जो है वो सबूत भी है या ऐसे ही हम कह रहे हैं रोल्स लॉ। तो अगर तो रोल्स लॉ ठीक है तो उसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। इस सॉल्यूशन में हमने कहा कि हम रोल्स लॉ अप्लाई करेंगे एक ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर जिसमें दोनों कंपोनेंट जो होंगे वो वोलेटाइल होंगे नेचर में। रोल्स लॉ को हम समझने के लिए कि रोल्स लॉ जो है वो क्या है उसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ली। हमने क्या किया, हमने ए और बी दो लिक्विड ले लिए। इनका प्रेशर जो होगा प्योर स्टेट में ए का वो वेपर प्रेशर होगा पी नोड ए, और जो बी का प्रेशर होगा वेपर प्रेशर वो होगा पी नोड बी गिवन टेम्परेचर पे। अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया और सोल्यूशन बना लिया। सोल्यूशन में इनका प्रेशर हो गया पी ए, हो गया ए का प्रेशर सोल्यूशन के अंदर, और पी बी हो गया बी का प्रेशर सोल्यूशन के अंदर। और ए की जो मोल फ्रैक्शन होगी वो एक्स ए होगी और बी की जो मोल फ्रैक्शन होगी वो एक्स बी होगी। तो रोल्स लॉ हमने अप्लाई किया ए के ऊपर, तो वो आ गया हमारे पास होता है ना पी नोड पी इज इक्वल टू पी नोड x1 था तो हमने कर दिया पी ए, यानी ए का सोल्यूशन के अंदर जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ए एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। और पी बी के ऊपर भी हमने ये लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया। अब उस सोल्यूशन का, उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो ए और बी दोनों के प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो हमने पी टी की इक्वेशन जो है वो लिखी, पी ए की वैल्यू भी पुट कर दी और पी बी की वैल्यू भी पुट कर दी। अब ये एक सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास है ए और बी दो कंपोनेंट हैं, तो इन दोनों की जो मोल फ्रैक्शन यानी एक्स ए प्लस एक्स बी होगी वो इक्वल टू 1 होगी। यहाँ से अगर हम एक्स बी की वैल्यू लें तो वो हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस एक्स ए। इसको उठाया यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स बी की जगह पे पुट कर दिया तो हमारे पास बेटा ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में हमने ये पी नोट बी को जब बेटा इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन ये बन गई। अब हमारे पास जो नेट टोटल इक्वेशन आएगी वो आएगी पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी। अब ये इक्वेशन जो है ना ये बताती है कि ए जो है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है और बी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ए ज़्यादा वोलेटाइल है और बी कम वोलेटाइल है।
ग्राफिकली डिफरेंट मोल फ्रैक्शन रख के बेटा हमने इसको जो है वो एक्सप्लेन किया। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने कंपोजिशन ले ली, ए और बी की डिफरेंट कंपोजिशन पे डिफरेंट सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किए। पहला जो हमने मिक्सर बनाया उसमें हमने कहा कि ए जो है वो उसके 100 मोल है, यानी 100% ए है, और बी उसमें 0 है। उसके बाद हमने बी जो है वो 10% ऐड कर दिया और 90% ए रखा। फिर हमने बी जो है वो 20% कर दिया और 80% उसमें ए है। इस तरह हमने बी जो है वो बढ़ाते गए 10%, और बी एंड पे जाके क्या हो जाएगा 100% और ए 0% रह जाएगा। तो ये डिफरेंट सोल्यूशन बनाए। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सोल्यूशन है इसमें 100% ए है, तो इसका हमें जो वेपर प्रेशर मिला वो पी नोड ए मिला, हाई हाई वेपर प्रेशर मिला। इसका मतलब ए जो है वो ज़्यादा वोलाटाइल है। एंड पे आ रही है तो यहाँ पे हमें बी 100% मिल रहा है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो बी का वेपर प्रेशर होगा, तो वो हमने पी नोट बी मिल गया। अब इस सोल्यूशन में हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जिस जिस तरह हम बी की अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, वैसे वैसे ये कर्व डाउनवर्ड आ रही है। वाई एक्सिस पे क्या है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो रहा है, होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि बी जो है वो लेस वोलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम है, ए का वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया जी, जी पॉइंट पे देखा तो कंसंट्रेशन क्या आ रही थी बी, यहाँ पे इस सोल्यूशन की बी जो थी वो इस सोल्यूशन के अंदर बी 30% है और ए कितने परसेंट है जी, 70% है। अब इस सोल्यूशन में चूंकि ए जो है वो ज़्यादा है, तो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो एच पॉइंट पे देखा जाए तो वो वेपर प्रेशर ए का जो होगा वो इस पॉइंट पे इतना होगा पी नोट ए, और पी नोट बी अगर देखें तो वो आई पॉइंट पे होगा। अब यहाँ से अब हमें पता चलता है कि अगर हम इस सोल्यूशन का टोटल प्रेशर लेते हैं, टोटल प्रेशर अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस जी पॉइंट पे इस सोल्यूशन का, तो वो टोटल प्रेशर आएगा पी बी और पी ए का सम, क्योंकि ये सोल्यूशन है तो इन दोनों का टोटल प्रेशर आएगा पी ए और पी बी का सम आएगा। तो यही हमने इससे नतीजा जो है वो निकाला। अब बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि ये लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी आ रही है हमारे पास, तो जो आइडियल सोल्यूशन होगा उसी के लिए ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा उसके लिए ये लाइन जो है वो डेविएशन शो करेगी, ऊपर या नीचे की तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो करेगी। लेकिन आइडियल सोल्यूशन के लिए ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये सीधी लाइन आ रही है, इसका मतलब ये सोल्यूशन आइडियल है। तो रोल्स लॉ जो है वो बेस्ट हमारे पास जो है वो आपने याद रखना है कि रोल्स लॉ बेस्ट हमारे पास जो है क्राइटेरिया है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई सोल्यूशन आइडियल है वो या वो नॉन आइडियल है। रोल्स लॉ के बाद बेटा हमारा टॉपिक है सोलबिलिटी। सोलबिलिटी आप लोग जानते हैं कि सोल्यूट की कितनी अमाउंट जो है वो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। जब हम एक सॉलिड सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर और सोल्यूशन बनाते हैं, तो कितना सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट की कितनी अमाउंट में डिज़ोल्व हो सकता है, ये उसकी सोलबिलिटी है। सोलबिलिटी को बेटा हम नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इस तरह मेजर करते हैं। सोडियम क्लोराइड का अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 37.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के 100 ग्राम वाटर में हल हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड की 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सोलबिलिटी होगी वाटर के अंदर वो होगी 37.5%। सोलबिलिटी फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन बना लिया हमने। अब हमने सोल्यूशन के अंदर देखना है कि सॉलिड कितना डिजोल्व हुआ है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उस सोल्यूशन को वेपोरेट कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे, और जो सॉलिड मटेरियल हमारे पास बच जाता है सॉल्वेंट को वेपोरेट कर दें, सॉलिड मटेरियल को फिल्टर करके सेपरेट कर लें और उसका मैस मालूम कर लें कि कितना मैस रह गया है उसका है सोल्यूट का। तो उससे हमें पता चल जाता है कि सॉल्वेंट की कितनी अमाउंट के अंदर सोल्यूशन जो सॉल्वेंट था सोल्यूट था उसका कितना मैस जो है वो डिजोल्व था। सोलबिलिटी बेटा जो होती है ना ये हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जिसके लिए हम सोलबिलिटी कर्व ड्रा करते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है टेम्परेचर और सोलबिलिटी के दरमियान में। एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम सोलबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सॉल्ट्स की सोलबिलिटी जो है सॉलिड की नज़र आ रही है। किसी की सोलबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है, किसी की सोलबिलिटी थोड़ा कर्व जो है वो शो कर रही है। और यहाँ पे अगर हम सीरियम सल्फेट देखें तो उसकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के साथ कम हो रही है, और NaCl को देखें तो ये स्टेडी लाइन हमें शो कर रहा है।
सोलबिलिटी कर्व दो तरह की होती हैं ये बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सोलबिलिटी कर्व जो है वो कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक होती है कंटिन्यूस सोलबिलिटी कर्व और एक होती है डिसकंटिन्यूस सोलबिलिटी कर्व। कंटिन्यूस सोलबिलिटी कर्व वो होती है जो शार्प ब्रेक नहीं शो करती। स्ट्रेट लाइन हो सकती है, अब्रप्ट कर्व हो सकती है, डिक्लाइन लाइन हो सकती है जो नीचे की तरफ जा रही हो, स्ट्रेट लाइन जैसे सोडियम क्लोराइड है। तो ये सारी की सारी जो सोलबिलिटी कर्व हैं ये बेटा, ये सारी की सारी जो है ना वो कंटिन्यूस सोलबिलिटी कर्व हैं। अगर ये डिसकंटिन्यूस होती तो इस तरह ब्रेक शो करती, ठीक है, कि कभी सोलबिलिटी बढ़ रही है कभी सोलबिलिटी कम हो रही है। डिसकंटिन्यूस सोलबिलिटी कर्व वो होती है जो कि सडन चेंजेस जो है वो शो करती है। जिस तरह हमारे पास Na2SO4 है, .10H2 है, CaCl2 है, .6H2 है। अब देखें तो इनकी कर्व जो है यहाँ पे ब्रेक हो रही है, उसके बाद फिर ये दोबारा शुरू हो रही है। तो जो कर्व शो करे, सडन चेंज शो करे, ब्रेक शो करे, वो डिसकंटिन्यूस सोलबिलिटी कर्व होगी। और जो ये ऐसा ना करे, ब्रेक शो ना करे, वो कंटिन्यूस होगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा, आप लोग जानते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे जो है वो कंसंट्रेशन या अमाउंट मालूम कर लेते हैं। सोलबिलिटी के अंदर की टेम्परेचर के साथ वेरिएशन जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट सोलबिलिटी शो करते हैं। अगर पोटाशियम नाइट्रेट की सोलबिलिटी देखें तो पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो रैपिडली चेंज कर रहा है टेम्परेचर के साथ अपनी सोलबिलिटी को। जैसे अगर हम KBr, KCl और एलानीन को देखें तो ये टेम्परेचर के साथ इतनी ज़्यादा सोलबिलिटी शो नहीं करता। चेंज इन द सोलबिलिटी जो है वो विद चेंज इन द टेम्परेचर शो नहीं करता। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो कहता है कि आप इम्प्योर सोल्यूट यानी कि सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट को आप डिज़ोल्व कर दें हॉट सॉल्वेंट में, डिज़ायर सोल्यूट जितनी भी डिज़ोल्व करना चाहें। अब हॉट सोल्यूशन को आप कूल करें, कूल करने के बाद डिज़ायर्ड जो सोल्यूट है उसको हम जो लेस सोलबल होगा उसको जो है वो आप मिक्सर के अंदर सेपरेट कर लें, सॉल्वेंट को एवपोरेट कर दें। तो इस तरह से जो है वो आप अमाउंट मालूम कर सकते हैं कि एग्जैक्ट सोलिबिलिटी क्या है सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर। तो बेटा आपने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस सोलिबिलिटी कर्व्स, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक था ये पहला लेक्चर। इसके बाद हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वो रोल्स लॉ के नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक आएगा। तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।